हर साल एक केक आता है, खून से लिखा हुआ नाम, और फिर अगली सुबह एक लाश। रिया 24 साल की थी, शांत, सीधी और उतनी ही अकेली। न किसी दोस्त से जुड़ाव, न रिश्तेदारों से मतलब। उसका जीवन एक ही पटरी पर चलता था, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज। कभी कभी लाइब्रेरी की शांति में वो खुद को छुपा लेती थी। पर इस बार जन्मदिन का दिन उसके लिए वैसा नहीं था जैसा हमेशा होता था। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा शहर नींद की गहराइयों में डूबा था, रिया की खिड़की के पास किसी ने हल्के से दस्तक दी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि अगर कमरा पूरी तरह शांत न होता तो शायद वह सुनाई भी न देती। वह चौंक गई। इतनी रात को कौन? वह धीरे से बिस्तर से उठी, चप्पल पहनी और खिड़की तक गई। पर वहां कोई नहीं था। अंधेरे में बस एक साया सरकता हुआ सा लगा। पर वह भ्रम भी हो सकता था। नीचे झांकने पर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह दरवाजे की ओर दौड़ी, और जब उसने दरवाजा खोला, वहां एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था, काले रंग का, जैसे किसी ने राख में लपेटा हो। कोई नाम नहीं, कोई कार्ड नहीं, बस एक पतली काली रिबन से बंधा हुआ। उसने डिब्बा उठाया। बॉक्स ठंडा था, जैसे बर्फ में रखा गया हो, लेकिन उस ठंडक में भी एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे किसी की सांसें उसमें बंद हों। रिया ने डरते हुए रिबन खोला। डिब्बे के अंदर था एक केक, काले रंग का पूरी तरह से। उसकी सतह वैसी नहीं थी जैसी किसी चॉकलेट केक की होती है। वह असमान, खुरदुरी और थोड़ी सी चिपचिपी थी। ऊपर लिखा था एक नाम, रिया, लाल रंग में। पर वह लाल रंग नहीं था, वो खून था, गाढ़ा, ताजा और अब भी बहता हुआ। उसका दिल जैसे रुक गया हो। वह पीछे हट गई। उसने तुरंत केक बंद किया और बॉक्स फेंक दिया। पर जब पलट कर देखा तो दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। कमरे में लाइट झपक रही थी। एक हल्की सी गंध लहू और सड़े मांस की मिली जुली। और खिड़की पर फिर से वही दस्तक। पर इस बार हल्की नहीं, जोरदार, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। रिया ने खुद को संभाला। यह सब वहम हो सकता है, शायद किसी ने मजाक किया हो, लेकिन अंदर कहीं कुछ चिल्ला रहा था। नहीं, यह मजाक नहीं है। उसे याद आया, ठीक एक साल पहले उसके क्लासमेट अमन का जन्मदिन था। अमन हंसमुख, शरारती, लेकिन हर किसी की मदद करने वाला। उस रात पार्टी थी। सबने मिलकर केक काटा था, लेकिन ठीक 12 बजे उसके घर पर एक अजीब सा काला डिब्बा आया था। उसने हमें दिखाया था, काले रंग का केक, और उस पर लिखा था अमन। हम सबने सोचा कोई शरारती सरप्राइज होगा। अमन ने हंसी में काटा। लेकिन 3 दिन बाद उसकी लाश मिली थी पास के तालाब में। चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें गायब। पुलिस ने हादसा बताया, लेकिन अमन की मां ने कहा था यह कोई श्राप है। उस वक्त हमने यकीन नहीं किया। पर अब रिया के सामने वही काला केक था। अब क्या वही उसके साथ होने वाला है? रिया भागती हुई गांव के पुराने मंदिर पहुंची। वहां एक ही व्यक्ति था जो इन अंधेरे रहस्यों के बारे में जानता था, पंडित वेणी प्रसाद। उसने सब कुछ बताया, काला केक, खून से लिखा नाम, अमन की मौत। पंडित ने उसकी बात पूरी ध्यान से सुनी। फिर उसने आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाया। यह ब्लड डे श्राप है। रिया की सांसें थम गईं। क्या? हर साल एक आत्मा अपने पिछले जन्म के खून के रिश्ते को खोजती है। वो खुद को हर जन्मदिन दोहराती है, एक केक के रूप में। जिस पर नाम लिखा हो वही अगला शिकार होता है। वो आत्मा नहीं मरती, वो जन्मों से जिंदा है, और अब वो तुझे चुन चुकी है। रिया ने कहा, मैं इससे बचना चाहती हूँ। पंडित ने गंभीरता से कहा, कोशिश कर सकती है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने डर से बड़ा बनना होगा, और उस आत्मा की कहानी को जानना होगा जो हर साल एक और नाम के साथ लौटती है। रिया के पास अब समय बहुत कम था। उसने पंडित से आत्मा की जानकारी मांगी। पंडित ने उसे एक पुरानी पोथी दी, खून से लथपथ, जले हुए पन्नों वाली। पन्ने पलटते हुए रिया को एक नाम मिला, नियति। एक लड़की जो 100 साल पहले इसी शहर में रहती थी। जन्मदिन के दिन उसका बलिदान हुआ था। कहते हैं एक तांत्रिक ने अमृता पाने के लिए उसे जिंदा जला दिया था, एक केक के अंदर। उस दिन से हर साल नियति एक केक बनाती है, और जिस पर उसका नाम आता है वह उसकी जगह अगले जन्म के लिए चुना जाता है। रिया को एक तस्वीर मिली, पुरानी, धुंधली, पर उसमें जो चेहरा था वो हूबहू उसकी तरह दिखता था। क्या रिया ही नियति का नया जन्म है? उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें रुकने लगीं। उसने आईने में खुद को देखा, और पल भर के लिए उसकी आंखें काली थीं और होंठों से खून टपक रहा था।
रिया को पंडित वेणी प्रसाद ने जो नक्शा दिया था वह सीधा एक ऐसी जगह की ओर ले जाता था जिसे लोग केक बन कहते थे, एक पुरानी जली हुई हवेली जो अब शहर की सीमा से बाहर गाढ़े जंगलों के बीच छुपी हुई थी। कोई वहां जाता नहीं था और जो गया कभी लौट कर नहीं आया। रिया ने तय कर लिया था, अगर उसे मरना ही है तो वह पहले जान लेगी क्यों, क्या सच में वह नियति का पुनर्जन्म है, और अगर है तो क्या वह इस श्राप को तोड़ सकती है। रात के 2:37 पर वह अपने हाथ में लालटेन और बैग लिए उस जंगल के भीतर उतर गई। हर पेड़ के पीछे जैसे कोई सांस ले रहा हो। पत्तों की सरसराहट में आवाजें थीं, कभी फुसफुसाहट, कभी कहा ईशानुम वाहतानंती उकिक्रम। जमीन पर गिरी पत्तियां जैसे पैर पकड़ने की कोशिश करती। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद वह उसके सामने थी, केक बन हवेली। जली हुई छत, आधे गिरे हुए खंभे और चारों तरफ कटी हुई घास जैसी दीवारें। हवेली नहीं, जैसे किसी मृत आत्मा का पिंजरा हो। सामने पत्थर की सीढ़ियों पर खून के सूखे धब्बे थे और दरवाजे के ऊपर लिखा था, नाम को पकाओ, आत्मा को बहाओ। रिया ने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा। दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान थे, कुछ ताजा, कुछ बहुत पुराने। एक कोने में लकड़ी की मेज, उस पर रखी थी पुरानी बेकिंग मशीन, लोहे की बनी, इतनी बड़ी कि उसमें इंसान समा जाए। जैसे ही रिया ने कमरे के बीच कदम रखा, एक झटका लगा। दरवाजा जोर की आवाज से बंद हो गया। मशीन की लाइट जल उठी। अपने आप रिया की सांसें थम गईं। फिर एक दीवार से काला पर्दा हटता है और वहां खड़ी है एक लड़की, नियति। वही चेहरा, वही आंखें, बस वो अब इंसान नहीं, नहीं, राख से बनी हुई कोई चीज थी। आंखों की जगह जलते हुए कोयले और होंठ सिल दिए गए थे धागों से। नियति ने अपना गला खरोंचते हुए कहा, मेरा जन्मदिन फिर आ गया और इस बार तू मेरी जगह लेगी। रिया कांप उठी, तू मुझे मारकर केक बनाएगी? नियति ने गर्दन झुकाई जैसे अफसोस हो। नहीं, तू खुद को बेक करेगी, अपने डर, अपने अतीत और अपनी पहचान को ओवन में डालकर। यही शर्त है इस श्राप को तोड़ने की। पर अगर तू पीछे हटी, तेरा शरीर और आत्मा मेरी होगी। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह पलटने लगी, लेकिन दीवारों से आग निकलने लगी। अब पीछे जाना नामुमकिन था। तय कर रिया, तू इंसान रहना चाहती है या आत्मा बनकर केक का हिस्सा? रिया ने कांपते हुए उस मशीन की ओर कदम बढ़ाया। केक बन हवेली की घड़ी ने जैसे ही 3 बजाए, दीवारों से बहता खून और जोर से धड़कते लोहे की मशीन की धुन कमरे में गूंज उठी। रिया अब उस ओवन चेयर पर बैठ चुकी थी, एक पुरानी लोहे की कुर्सी जो ओवन में तब्दील हो जाती थी। चारों तरफ से क्लैम्प्स उसे जकड़ चुके थे। उसके सामने लगी स्क्रीन पर एक ही शब्द चमक रहा था, स्टार्ट बेकिंग। नियति दीवार के साए में खड़ी थी। उसकी आंखों में अब धुआं नहीं, बल्कि यादें जल रही थीं। तू सोच रही होगी कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ रिया, उसने कहा। मैं भी एक इंसान थी जब पहली बार मेरा नाम केक पर आया था। रिया कांपते होंठों से बोली, ये सब तूने शुरू किया? नियति हंसी, कंटीली, बुझी हुई हंसी। मैं नहीं, जिसने। कौन? बेकर ऑफ ब्लड, वो आत्मा जो हर 100 साल में जागती है और हर जन्मदिन पर एक आत्मा मांगती है, एक नाम, एक केक। रिया के चारों तरफ लोहे की प्लेटें गर्म होने लगी। मशीन की स्क्रीन पर अब उसके जीवन के दृश्यों की क्लिप्स चलने लगी। उसके बचपन की चोटें, कॉलेज के डर, मां की मौत, टूटी मोहब्बत, और वह दिन जब उसे पहली बार खून से लिखा हुआ केक मिला था। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या मैं मरने जा रही हूं? रिया फुसफुसाई। नियति ने धीरे से सिर हिलाया। मरना आसान होता रिया, लेकिन खुद को बेक करना, खुद को समझना, अपने अंदर के तापमान को सहना, यही असली डर है। मशीन की घड़ियों ने 666 डिग्री तापमान दिखाया। रिया चीखी, लेकिन बाहर आवाज नहीं निकली। वो जल नहीं रही थी, उसका डर पिघल रहा था। वो नहीं समझ पा रही थी कि वो अपनी हड्डियों को खो रही है या अपनी झूठी यादों को। हर मिनट जैसे एक चेहरा बनकर उड़ रहा था, माँ, पिता, दोस्त, और वो लड़का, आरव, जिससे वो प्यार करती थी, जो एक जन्म पहले नियति का प्रेमी था। रिया की आंखों से धुआं निकला। अब वो बस एक लड़की नहीं थी, वो एक आत्मा बन रही थी,
जो अपने डर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अचानक मशीन बंद हो गई, कुर्सी खुली, रिया धम्म से नीचे गिरी। उसका शरीर अब वैसा नहीं था, वह आधी राख, आधी त्वचा और पूरी सच्चाई बन चुकी थी। नियति उसके पास आई। अब तू समझेगी कि अगला केक किसका है। रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखें अब जलती नहीं थीं, बल्कि गाढ़े काले स्याही की तरह बहती थीं। अब अगली बारी मेरी होगी चुनने की। किसका नाम होगा उस केक पर? हवेली की घड़ी ने ठीक 4 बजने का ऐलान किया और उसी के साथ रिया के सामने रखी पत्थर की मेज अपने आप कांपने लगी। धीरे धीरे उस पर एक ताजा बना हुआ केक उभरने लगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे हर साल भेजा जाता था, पर आज वो सामने था। गर्म, ताजा, पुईती सादे पानी थी, क्रीम और खून से लथपथ। पर इस बार कुछ बदला था। पहली बार रिया उस केक को देख नहीं रही थी, वो उसे महसूस कर रही थी। उसके अंदर की हर नस, हर भावना कांप रही थी, जैसे कुछ आने वाला हो। केक के ऊपर सफेद क्रीम में एक नाम धीरे धीरे उभरने लगा, जैसे किसी ने उंगली से खून में लिखकर उसे केक पर उकेरा हो। आरव। रिया की सांसें रुक गईं। आरव, वो लड़का जिससे वो पहली बार लाइब्रेरी में मिली थी, जिसने उसका दर्द सुना था, जिसे उसने खो दिया था। पर नियति की कहानी से पता चला था कि आरव एक जन्म पहले नियति का प्रेमी था, जिसने उसे धोखा दिया था। क्या ये नाम उसी का है? उसने कांपते हाथों से केक उठाया, पर जैसे ही उसने केक को छुआ, उसकी उंगलियां जलने लगीं और उसके सामने आरव का चेहरा उभरने लगा, लेकिन यह वही मासूम चेहरा नहीं था। उसके होंठ सिल दिए गए थे, उसकी आंखें पीली और जलती हुई थीं। उसका चेहरा फट चुका था, जैसे किसी ने उसे जिंदा पकाया हो। रिया, उसने फटी हुई आवाज में कहा, मुझे मत चुनो। मैं भी श्राप का हिस्सा हूं। मैं भी केक के जरिए ही जिंदा हूं। रिया पीछे हट गई। ये क्या है? आरव ने धीरे से आंखें बंद की। हर केक एक आत्मा को जिंदा करता है, एक को निगलता है। मैंने तुझे बचाने के लिए खुद को दिया था, लेकिन अब तू चुन सकती है। क्या चुन सकती हूं? रिया चीखी। आरव की आवाज गहराई से, तू चाहे तो मेरा नाम मिटा सकती है, लेकिन उसकी कीमत होगी। रिया की आंखों में आंसू थे। उसका हाथ कांपते हुए केक के पास गया, लेकिन तभी पीछे से नियति की गूंजती हुई आवाज आई। अगर तू आरव को बचाएगी, तो तुझे बनना होगा अगला बेक, अगली आत्मा, अगली केक। हवेली में हर जगह दीवारें दरकने लगीं। केक अब जलने लगा और रिया के सामने दो विकल्प थे। आरव का नाम मिटाकर उसे बचाना और खुद को समर्पित करना। नाम वैसे का वैसा रहने देना और खुद बच जाना। रिया की आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी उंगली के खून से केक की सतह पर लिखा, आई चूज। केक की सतह पर रिया का लिखा लहूलुहान शब्द अभी तक धधक रहा था। आई चूज। एक क्षण को पूरा कमरा ठहर गया। पेंडुलम की आवाज रुक गई। हवा जैसे सांस रोककर सुन रही थी कि वह क्या चुनेगी। और फिर, मैं खुद ही हूं। रिया ने खून से अपना नाम उस केक पर लिख दिया। तुरंत ही हवेली के फर्श ने अपने भीतर की आग उगल दी। केक से आग की लपटें निकलीं और रिया के शरीर को धीरे धीरे अपनी आगोश में लेने लगी। लेकिन यह जलाना नहीं था, यह एक रूपांतरण था। रिया अब एक इंसान नहीं रह गई थी। उसके बाल राख की तरह उड़ रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। उसकी स्किन पर बेकिंग सिग्नेचर उभरने लगे, जैसे कोई ताम्रपत्र पर नाम लिख रहा हो। दीवारों से आवाजें आने लगी उन सभी लोगों की, जिन्होंने पिछले वर्षों में अपने नाम के केक पाए थे। सैकड़ों आत्माएं, जिन्हें निगला गया, अब गूंज बनकर उसे पुकार रही थीं। बन जा, नई बेकर। तू ही अंत है, तू ही शुरुआत। नियति दूर खड़ी देख रही थी। एक फिक्री मुस्कान उसके होंठों पर थी। अब तू जान गई रियम, वह बोली। केक सिर्फ खून से नहीं बनते, वो बनते हैं पछतावे, कुर्बानी और आत्मा की आंच से। रिया के चारों ओर एक सर्कल बन चुका था, आटे, खून और राख का। फर्श की गहराई से एक ओवन उठा, काले लोहे का, जिसमें हर साल किसी की आत्मा को पकाया जाता था। और रिया उसमें झुक गई, पहली बार, अपनी मर्जी से। उसने ओवन खोला और भीतर रखा वो बेकिंग बुक उठाई, चमड़े से बंधी, जिसकी जिल्द किसी आत्मा की त्वचा से बनी थी। उसने पन्ना पलटा। चैप्टर 1, चॉइस योर नेम। रिया ने कलम उठाई और एक नाम लिखा, नियति।
उसने ओवन की तरफ देखा और मुस्कुराई। अब मेरी बारी है। केक बन हवेली के अंदर अब एक नई गंध थी। गुलाब नहीं, चॉकलेट नहीं, बल्कि जलती हुई कस्मों की गंध। रिया ने जैसे ही नियति का नाम बेकिंग बुक में लिखा, ओवन ने खुद ब खुद जोर से चटकते हुए अपना दरवाजा खोला। एक केक पहले से वहां रखा था, 3 लेयर वाला, सफेद कपड़े से ढका। लेकिन जैसे ही रिया ने कपड़ा हटाया, वो कोई साधारण केक नहीं था। हर लेयर पर किसी की कटी हुई अंगुलियां जमी थीं और उसके बीचों बीच एक छोटा सा सिंदूरदान। रिया के होंठ धीमे से बुदबुदाए। द वेडिंग केक। नियति, जो हवेली के अंदर दूर कोने में बैठी थी, उसकी सांसें अब टूटने लगी थीं। उसने फटी हुई आवाज में कहा, नहीं, इस केक को मत छूना। ये उस शादी का प्रतीक है जो कभी पूरी नहीं हुई। रिया अब बेकर बन चुकी थी, उसकी चाल में आत्माओं की गूंज थी, उसकी आंखों में राख थी। उसने केक को उठाया और कहा, तेरा प्यार अधूरा था नियति, पर अब अधूरी दावत पूरी होगी। हवेली के चारों कोनों से घंटियां बजने लगी, जैसे कोई शादी शुरू होने वाली हो। लेकिन ये शादी दो आत्माओं की नहीं थी। ये शादी थी एक आत्मा और उसकी भूख के बीच। रिया ने वह केक ओवन में रखा, उस सिंदूरदान को केक की सबसे ऊपरी लेयर में दबा दिया। फिर उसने ओवन की घड़ी को घुमाया। 13 मिनट 13 सेकंड। जैसे ही टाइम शुरू हुआ, हवेली का हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नियति चीखी, तूने वो केक क्यों चुना? वो हमारी शादी की आखिरी निशानी थी, उस आत्मा की जो मुझे छोड़कर भाग गया। रिया ने उसकी ओर देखा और कहा, तू उसे हमेशा रोक नहीं सकती। हर आत्मा को कभी ना कभी वापसी करनी होती है, और आज वो आएगा। 13, 12, 11। हर सेकंड पर हवेली की दीवारों से घुंघरुओं की आवाज आने लगी, कपड़ों की सरसराहट, पायल की खनक, और फिर दरवाजे पर दस्तक। रिया ने कहा, वो आ गया, तेरा अधूरा दूल्हा, तेरे ही बनाए श्राप में फंसा हुआ। दरवाजा अपने आप खुला। वहां कोई नहीं था सिवाय एक काले सूट में सड़े हुए आदमी के, जिसके गले में अब भी माला थी और जिसकी आंखों में बस एक बात थी, क्या आज मैं अपनी दुल्हन से मिल सकता हूं? रिया मुस्कुराई, जरूर, पर पहले दावत पूरी होनी चाहिए। हवेली की दीवारें ठंडी हो गई थीं। रिया ने ओवन की ओर देखा, जिसमें वेडिंग केक अब पक चुका था। उसके ऊपर की परत सुनहरी नहीं थी, बल्कि काली, भाप छोड़ती हुई, मानो किसी की राख से गूंथी गई हो। ओवन ने खुद ब खुद एक अंतिम सांस के साथ अपना दरवाजा खोला, और जैसे ही केक बाहर आया, हवेली की हर खिड़की से एक एक कर बूढ़ी, सड़ी गली बाराती आत्माएं भीतर घुसने लगीं। उनके शरीर नहीं थे, सिर्फ पिघलते हुए चेहरे, गले में माला और पैरों में बजती हुई जंजीरें। वे सब बोल रहे थे एक साथ, जय दूल्हा, जय बेकर, जय पुनर्जन्म की बारात। रिया ने केक को उस मेज पर रखा जहां पहले हर साल वो खून से लिखा केक आता था, और फिर उसकी नजर पड़ी दूल्हे पर। वो अब भीतर आ चुका था। उसका सूट अब सड़ चुका था, आंखों में शून्यता और होठों से खून टपक रहा था, पर उसकी चाल, वो अब भी प्यार में डूबी थी। नियति, जो कोने में बैठी कांप रही थी, उसकी ओर देखकर बोली, तू आ गया। मैं जानती थी तू आएगा। पर दूल्हे ने उसकी ओर नहीं देखा। उसकी निगाहें बस रिया पर टिकी थीं। तू नई बेकर है? उसने पूछा। रिया ने सिर हिलाया। हाँ, और ये तेरी बारात है, एक आखिरी बार। दूल्हे ने आगे बढ़कर केक उठाया, पर जैसे ही उसने पहला टुकड़ा काटा, केक के भीतर से किसी की आंखें खुल गईं। रिया ने फुसफुसाया, केक अब सिर्फ मिठास नहीं है, ये तुम्हारे गुनाह हैं। हर आत्मा, हर बाराती अब दूल्हे की ओर बढ़ रही थी, और वो आंखें जो केक के भीतर थीं, अब हर टुकड़े से बाहर झांक रही थीं। तू हमें भूल गया था, तू हमें अधूरा छोड़ गया था, अब तुझे पूरा निगलना होगा। केक अब गर्म नहीं था, वो एक आग का कुंड बन चुका था। दूल्हा उसे खाने नहीं जा रहा था, बल्कि उसमें खुद डूबने जा रहा था। नियति चीखी, नहीं, मत खाओ ये केक, ये तुम्हारा अंत है। पर रिया ने उसकी ओर देखकर बस एक बात कही, हर प्रेम कहानी को दावत की जरूरत होती है, और इस कहानी का अंत आग से होगा। दूल्हा मुस्कुराया, अगर उसे फिर से पाने का यही रास्ता है, तो मैं तैयार हूं। और फिर उससे निरन अनायासन फिर उसने पहला निवाला खाया। जैसे ही वो टुकड़ा उसके गले से नीचे गया, उसकी चमड़ी जलने लगी।
उसकी आत्मा छटपटाई, उसकी हड्डियां बाहर निकलने लगीं, पर वो खाता रहा। हर निवाले के साथ उसकी आत्मा टूटती रही और बाराती ताली बजाते रहे, क्योंकि ये कोई शादी नहीं थी, ये थी एक श्राप की आखिरी दावत। हवेली में हर घड़ी रुक चुकी थी, सिर्फ ओवन की घंटी अब भी बज रही थी। हर टिंग एक सदियों पुराना वक्त निकल रही थी। दूल्हे ने जैसे ही वेडिंग केक का आखिरी टुकड़ा खाया, हवा में दरारें पड़ने लगीं। रिया के चारों ओर सब कुछ स्लो मोशन में चलने लगा। नियति की चीखें ठंडी लहरों जैसी लग रही थीं। बारातियों के चेहरे अब उल्टा बहने लगे, जैसे समय खुद पीछे चलने लगा हो। रिया की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, लेकिन जब उसने दोबारा खोली, वो उसी हवेली में खड़ी थी। पर साल था 1884। दीवारें नई थीं, ओवन चमचमाता हुआ। नियति, एक जवान लड़की, लाल जोड़े में, शादी की तैयारी में। और वो ही दूल्हा, खुश मुस्कुराता, अपनी शेरवानी के बटन बंद कर रहा था। रिया को समझ नहीं आया, क्या वो समय में लौट आई थी, या क्या वह केक उसे अपने भीतर खींच लाया था। उसने अपनी हथेली देखी, उसे वहां वही नाम लिखा दिखा, रिया खून से। पर अब वो कोई बेकर नहीं थी, वो खुद दुल्हन बनी खड़ी थी, एक आईने के सामने जिसमें कोई परछाई नहीं थी। अचानक ओवन की घंटी फिर बजी और दूल्हा दौड़ते हुए अंदर आया। रिया, उसने पुकारा, तुम तैयार नहीं हुई? उसकी आंखें अब भी वही थीं, सूनी, अधूरी, भूख। रिया कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से नियति की आवाज आई, ये मेरी शादी है, तू बीच में क्या कर रही है। रिया मुड़ी और देखा, नियति भी उसी लिबास में तैयार खड़ी थी। दो दुल्हनें, एक दूल्हा, एक हवेली, और वो केक जो समय को निगल चुका था। दूल्हा चुपचाप पीछे हटा, उसकी हंसी अब डरावनी थी। अब देखो, उसने कहा, कौन बनती है मेरी और कौन बनती है अगली बेकर। अचानक हवेली के बीचों बीच वही केक रखा दिखा। इस बार उस पर कोई नाम नहीं था, केवल एक शब्द लिखा था, टाइमलेस। रिया ने धीमे से कहा, यह केक किसी का नहीं, ये सिर्फ समय का है, और जिसने इसे चखा वो कभी लौट कर नहीं आया। रिया और नियति दोनों दुल्हनें अब एक ही कमरे में थीं, दो जिस्म, एक नियति और एक झूठा प्यार। रिया ने ओवन की ओर देखा, लेकिन अब वो रसोई नहीं थी, वो एक भूल भुलैया बन चुकी थी। दरवाजे पीछे से बंद हो गए, चारों तरफ सिर्फ खड़खड़ाते बर्तन, जली हुई रोटियों की गंध और दुल्हनों के सड़े हुए पायलों की आवाजें। हाँ, सिर्फ वे दो नहीं थीं। रिया ने जैसे ही सामने देखा, कमरे में 7 और दुल्हनें खड़ी थीं। हर एक की आंखें टांकी गई थीं, होठ सिल दिए गए, हाथों में चाकू और आंखों में एक ही सवाल, तू क्यों आई हमारी जगह। नियति पीछे हटने लगी। ये सब कौन है? रिया बुदबुदाई, ये सब पिछली दुल्हनें हैं, जिन्होंने उस दूल्हे के लिए केक बनाया था, और फिर वो खुद केक का हिस्सा बन गई। एक दुल्हन आगे बढ़ी, उसकी उंगलियां लहू में सनी थीं। उसने रिया की ओर देखा और कहा, अगर केक टाइमलेस है तो हम सब भी हैं। फंसी हुई इस भटकी हुई रसोई में। तभी ओवन की दरवाजा फिर खुला, लेकिन अब उसमें कोई बैक नहीं हो रहा था। वो दूल्हे का चेहरा था, पिघलता हुआ, सड़ता हुआ, मुस्कुराता हुआ। अब तुम्हारी बारी है, उसने गुनगुनाया। रिया ने नियति का हाथ पकड़ा और दौड़ पड़ी, पर रसोई का हर दरवाजा घूमकर वहीं ला रहा था। हर मोड़ पर एक नई दुल्हन, हर कोने में एक अधूरी शादी, हर बर्तन में खून। एक कुकर में तो एक दुल्हन का दिल भी उबल रहा था। नियति चीखने लगी, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? रिया ने फुसफुसाया, बस एक। नियति चौंकी, क्या? रिया ने अपनी उंगली काटी और टाइमलेस केक पर अपना नाम लिखा, आर्या। हर दुल्हन हंसने लगी और ओवन की लपटें तेज हो गईं, क्योंकि जिसने भी स्वेच्छा से नाम लिखा, वो इस समय की भूल भुलैया से बाहर निकल सकता था। बाकी हमेशा के लिए इसमें बेक होते रहते थे। केक पर जैसे ही आरा ये नाम उभरा, ओवन से उठती लपटों ने एक अजीब सी शांति पैदा कर दी, जैसे हवेली ने गहरी सांस ली हो और सब कुछ रुक गया। रिया के सामने सारी दुल्हनें अब जड़ हो गई थीं, एकदम स्थिर, जैसे किसी ने उन्हें किसी पुराने एल्बम में बंद कर दिया हो। ओवन की आग अब नीली हो चुकी थी, और फिर एक कंधे पर हाथ पड़ा। दूल्हा,
पर अब उसका चेहरा और नहीं था, बस एक केक सा चेहरा जिस पर हर तरफ नाम उभरे थे। अनामिका, स्वरा, प्रिया, नियति, कौटुंबिडी, रिया। उसकी आवाज अब खूंखार नहीं, बल्कि मीठी और छलावा भरी थी। तुमने केक पर नाम लिखा, अब चखोगी भी ना? रिया पीछे हटना चाही, पर उसके पैर जमीन से जुड़ गए थे। नीचे की टाइल्स अब स्पंजी केक में बदल रही थीं। वो हर कदम पर धंस रही थी, जैसे खुद को निगलती जा रही हो। दूल्हा आगे बढ़ा और उसके मुंह में एक टुकड़ा ठूंस दिया। केक में ना कोई स्वाद था, ना मिठास, बस यादों का स्वाद। हर वो दर्द, हर वो धोखा जो दूल्हे ने हर दुल्हन को दिया था। रिया चीख पड़ी, पर आवाज बाहर नहीं आई। उसकी आंखों से आंसू नहीं, चॉकलेट सिरप बहने लगा। अब तू जान गई, दूल्हे ने कहा। ये केक सिर्फ बर्थडे पर नहीं आता, ये वहां आता है जहां लोग याद किए जाने की भूख में मरते हैं। तू याद रहना चाहती थी ना रिया? बस अब हमेशा के लिए रह जाएगी। इस केक में, इस स्वाद में, हर उस व्यक्ति के दिल में जो इसे चखेगा। रिया अब बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई आग थी। उसने अंतिम टुकड़ा उठाया और उसे दूल्हे के मुंह में ठूंस दिया। एक पल को सब कुछ जगमगा उठा। ओवन फट पड़ा, हवेली कांपने लगी। दूल्हा चीखा, पर उसकी चीख मोमबत्ती के बुझने जैसी शांत थी। रिया अंधेरे में समा गई, पर उसकी गूंज रह गई। हर स्वाद एक सजा है, और ये आखिरी बाइट, सबसे मीठी सजा। वो केक अब टेबल पर नहीं था, बल्कि वो हवा में तैर रहा था, टुकड़ों में बंटा, हर टुकड़ा किसी कहानी का भाग। लेकिन एक टुकड़ा ऐसा था जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा था। वो टुकड़ा जिंदा था। मौसम बदल चुका था। हवेली अब वीरान नहीं थी, बल्कि उसमें दावत चल रही थी। सैकड़ों लोग सज धज कर, शादी के कपड़ों में, मेजों पर बैठे, एक एक टुकड़ा केक का चख रहे थे। उनके चेहरे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खून के आंसू रो रही थीं। एक बच्चा माँ से पूछता है, माँ ये केक इतना अजीब क्यों है? माँ जवाब देती है, बेटा इसमें कहानियां हैं। बच्चा हंसता है, मजेदार कहानियां। माँ की आंखें पलटती हैं। वो अब कोई माँ नहीं, बल्कि अनामिका है, पहली दुल्हन। उसने फुसफुसाया, नहीं, ये कहानियां नहीं, बच ना पाने वाली चीखें हैं। दूसरी ओर एक बेकरी के शेल्फ पर रखा है वो आखिरी टुकड़ा, जिस पर कोई नाम नहीं लिखा। शोकेस में नीली रोशनी के बीच वो टुकड़ा हिल रहा है, जैसे सांस ले रहा हो। उस पर धीरे धीरे एक नाम उभरता है, तुम। हाँ, तुम जो ये कहानी पढ़ रहे हो। अब सवाल ये नहीं कि अगला शिकार कौन है, सवाल ये है कि तुम क्या खुद को किसी केक का हिस्सा बनने से बचा सकोगे, या फिर तुम्हारी भूख ही तुम्हारी सबसे मीठी मौत बन जाएगी। हर जन्मदिन अब एक उत्सव नहीं, बल्कि एक शुरुआत है अंत की। और हर बार जब तुम केक काटोगे, याद रखना, शायद वो तुम्हारा नाम पुकार रहा हो, धीरे से, मीठे से, मौत जैसे। दोस्तों, ये थी स्टोरी हब की एक और रूह तक छू जाने वाली कहानी। अगर इस कहानी ने आपको एक सेकंड के लिए भी सोचने पर मजबूर कर दिया, डराया, ऐसा नहीं दे ये साएंगी, रुलाया या भीतर तक झकझोर दिया, तो बस एक छोटी सी बात याद रखना, कहानियां सिर्फ शब्द नहीं होती, ये आईने होती हैं। और हर आईना वही दिखाता है जो हम सबसे छिपाते हैं। तो आज खुद को आईने में देखने की हिम्मत करो। हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो हमें बताइए एक प्यारा सा कमेंट लिखकर। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि स्टोरी हब सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, हम आपकी सोच को आवाज देते हैं। कमेंट वो दस्तक है जो हमसे दिल का रिश्ता बनाती है। और सब्सक्राइब, वादा है कि अगली कहानी साथ में सुनेंगे। चलो अगली कहानी तक ख्याल रखना, और याद रखना, डर वही असली है जो मन में उतर जाए। मिलते हैं अगली रहस्यमयी रात में, सिर्फ स्टोरी हब पर।